Hello everyone, welcome. So today we will talk about chemistry chapter 12 organic chemistry and their techniques of class 11. So let's start. So first of all we will talk about that what is organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। तो ये मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आपका एक 10th का टॉपिक है टेट्रावेलेंसी। किसकी? कार्बन की। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन मतलब अब कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 4। दैट इज उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है वो टेट्रा कोवेलेंट है, तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हर एक उसके साथ एटम्स के साथ बना सकता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। यहाँ पे टेट्रावैलेंसी दिखा रहे हैं, यहाँ पे टेट्रावैलेंसी आपको शो हो रही है। कार्बन है, उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, आपको अलग डायग्राम बना कर दिखाती हूँ। कार्बन है, उसका 1 2 3 and 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके सामने बन रहे हैं। तो मतलब कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का जो कहानी शुरू हुई है टेट्रावैलेंसी, वो यहाँ से शुरू हुई है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब उसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दूँ, के एलिमेंट शेल आपने सुना हो 10th में, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दूँ तो वो होगा 2 and 4। ठीक है, इनके भी कुछ रूल्स हैं, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई है। ठीक है, 2 and 4 तो मतलब कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो कार्बन जो है हमेशा टेट्रा कोवेलेंट होता है। दैट इज कि मतलब वो हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हर एक एटम्स के साथ मिक्स करके बनाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये रहा। ठीक है, ये डायग्राम्स पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब एक और चीज़ आ गई कि ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, due to tetravalency of carbon it has a tetrahedron shape। मतलब कि अब कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी है तो उसके पास उसकी टेट्राहेड्रन शेप भी है। अब वहाँ से हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। मतलब कि कैटिनेशन का मतलब है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन की जैसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब वो आपकी कैटिनेशन कहलाते हैं। दिस इज द मेन रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये सबसे ज़्यादा मतलब मेन रीजन है किसका? कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस का। अगर मैं आपको कैटिनेशन एक फिगर से समझाऊं तो आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैटिनेशन, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स। अब कैटिनेशन में आपके 3 तरीके के चैन होते हैं, स्ट्रेट चैन, ठीक है, स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन एंड रिंग और साइक्लिक चैन। अब यहाँ पर हम पहले स्ट्रेट चैन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट चैन जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, स्ट्रेट चैन आपको दिख रही है कि बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट चैन आपको बिल्कुल दिख रही है कि बिल्कुल ही यहाँ पर जो है स्ट्रेट है। तो मैं आपको स्ट्रेट चैन बनाकर दिखाऊं तो स्ट्रेट चैन मतलब स्ट्रेट चैन है यहाँ पर इस तरीके से कार्बन एटम्स की ही बनेगी। याद रखना है कैटिनेशन में कार्बन एटम्स की ही बनेगी। स्ट्रेट चैन मीन्स दिस इज द स्ट्रेट चैन। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट चैन हो जाती है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट चैन हो जाती है। अब आ जाती है आपकी ब्रांच चैन, वो भी आपकी कार्बन की बनती है। ब्रांच चैन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब कि स्ट्रेट चैन में से आपकी ब्रांच मतलब हर एक कार्बन या फिर कोई भी बीच बीच के कार्बन ब्रांच होंगे, मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन निकल रहा होगा, इस तरीके से ब्रांच होंगे। और साइक्लिक चैन मतलब या रिंग या साइक्लिक या मतलब क्लोज चैन भी बोल सकते हैं। क्लोज्ड है मतलब देखो आप क्लोज्ड है ना, नाइट्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर क्लोज्ड है। ठीक है, देखो ट्रायंगल शेप बन रही है, क्लोज्ड है, तो रिंग या साइक्लिक चैन। और यहाँ पर तो रिंग शेप भी बन रही है। तो
रिंग या फिर साइक्लिक चेन आपकी इस तरीके से बनती है। तो कैटिनेशन तो यही होता है, एक सेल्फ रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है किसके लिए, चैन्स या रिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओसी की क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। दिख रहा है साफ साफ, एसाइक्लिक और साइक्लिक। अब ये हम पढ़ेंगे आगे कि एसाइक्लिक क्या होता है और साइक्लिक क्या होता है। अब साइक्लिक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके दो पार्ट्स हैं। साइक्लिक में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, एक तो हेट्रोसाइक्लिक और एक होमोसाइक्लिक। हेट्रो और होमो, आपको याद आ रहा होगा 10th में आपने पढ़ा था कि भाई होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो यहाँ पर मैं आपको समझाती चल रही हूँ कि जो इजी पॉइंट्स है मैं आपको कीवर्ड समझाती चल रही हूँ। अब बात आती है कि हेट्रोसाइक्लिक का तो कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन होमोसाइक्लिक में पार्ट्स हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब वहाँ से एरोमेटिक के पार्ट्स है बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। मतलब एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि बेंजीन से बना हुआ। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन तो है ही है, तो एरोमेटिक का मतलब तो ये हुआ। ठीक है, एरोमेटिक का मतलब ये हुआ। बात आ जाती है अब फंक्शनल ग्रुप्स पे। फंक्शनल ग्रुप्स पे हम आ जाते हैं। अगर हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, a functional group may be defined as an atom or a group of atoms present in a molecule which largely determines the chemical properties। functional groups का मतलब होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है कि या तो एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो कि आपको लार्जली डिटरमाइन करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास मतलब एल्कीन्स, अल्काइंस, हेलोजेंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड अमाइड्स, प्राइमरी अमाइंस। अब उनके फंक्शनल ग्रुप का नेम, एल्कीन्स जो है डबल बॉन्ड है, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड होती हैं, हेलोजेंस हेलोजन उनका फंक्शनल ग्रुप का नाम है। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है वो हाइड्रोक्सिल होता है। एल्डिहाइड्स का एल्डिहाइडिक या फॉर्माइल, कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सिल, एसिड एमाइड्स का एमाइड्स और प्राइमरी अमाइंस का एमिनो। ठीक है, यहाँ से आपको ये मतलब ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। डबल बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हेलोजेंस में कौन से मतलब होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन होते हैं। अब एल्कोहल्स का जो स्ट्रक्चर होता है माइनस का OH या OH ही होता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स मतलब CHO, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH और एसिड एमाइड्स मतलब कि CONH2, प्राइमरी अमाइंस मतलब कि NH2, एमिनो एसिड उसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरीके से ठीक है, तो ये टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बात आ जाती है अब होमोलोगस सीरीज पर। बात आ जाती है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। Homologous series is defined as the family or a group of structural similar organic compounds or all members of which contain the same functional group, show a gradation in physical and similarity in chemical properties, and any two adjacent members of which differ by CH2 group. The individual members of this group are homologous and the phenomena is called homology। इससे समझ आता है कि होमोलॉजी एक ऐसी फैमिली है या एक ग्रुप है स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मतलब एक फैमिली है, उसके अंदर सेम मेंबर्स हैं। सिमिलर सेम नहीं, सेम और सिमिलर में अंतर होता है। सिमिलर मेंबर्स हैं और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है उसमें सिमिलर मेंबर्स हैं, जिसमें कि वो सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन करके रखते हैं। एक ग्रेडेशन दिखाते हैं फिजिकली और सिमिलैरिटी भी रखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, बस एक चीज़ है कि डिफरेंस आता है CH2 ग्रुप का। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें होमोलोग्यूज बोलते हैं और जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं होमोलॉजी। ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगी, उससे आपको समझ आएगा कि होमोलोगस सीरीज में CH2 ग्रुप का डिफरेंस कैसे आ जाता है। होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस कैसे आ जाता है CH2 ग्रुप का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं होमोलोगस सीरीज में नेम दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखे हैं और डिफरेंस भी बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, पहला नेम होता है मीथेन, देन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। इसका मतलब है 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ से आपको बताएं कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं होता। इथेन का C2H6 होता है, डिफरेंस होता है CH2 का। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं CH4 में अगर मैं CH2 प्लस कर दूँ तो C2H6 आ जाएगा। मैंने अगर H में 4 मतलब H4 है ऊपर और उसमें 2 प्लस करा, H2 है तो 2 प्लस करा, तो मतलब कि CH2 मतलब CB2 और HB2 मैंने प्लस किया, H2 प्लस करा 4 में, तो 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। H6 हो गया। और इथेन मतलब कि 2, तो C2H6। प्रोपेन मतलब 3, कार्बन 3 आएंगे। और अगर मैं हाइड्रोजन ऊपर 6 थी और नीचे CH2 ग्रुप का H मतलब 2 है, 2 का डिफरेंस आया। मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए आप, मीथेन होता है, मीथेन होता है CH4, ठीक है। इथेन की बात करूं अगर मैं, C2H6, डिफरेंस होता है CH2 का, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर है 6, क्यों है? क्योंकि अगर मैं H4 है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना CH4, इस 4 में मैं +2 कर दूंगी, आएगा CH6। बात आती है अब कि ये CH6 मतलब H जो हाइड्रोजन जो 6 होते हैं वो होते हैं इथेन में, इथेन मतलब सेकेंड मतलब 2, तो कार्बन 2 होते हैं, ठीक है। C2H6 हमारा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये होमोलोगस सीरीज जो है बन जाती है, ठीक। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये बस एक चीज़ है कि भाई CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा तो वो होमोलोगस सीरीज हो गई। अब यहाँ से समझते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर भी पढ़ लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि डील करती है मिलियन ऑफ कंपाउंड्स के साथ, जैसे कि हमें पता ही है। अब उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये अडॉप्ट किया गया है। तो द नेम्स आर सच दैट द लिसनर कैन डिड्यूस द स्ट्रक्चर फ्रॉम इट, मतलब नेम्स तो दिए गए हैं कि जो लिसनर है नाम सुने और स्ट्रक्चर बना सके। तो द IUPAC नेम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। IUPAC जो नेम है उसने 3 पार्ट्स को कंसिस्ट किया है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब एग्जाम्पल दिया है आपको 3-मिथाइल ऑक्टेन, 3-मिथाइल ऑक्टेन, ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं IUPAC नेम के पास, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब 3-मिथाइल ऑक्टेन का अगर मैं आपको दिखाऊँ एक फिगर, स्ट्रक्चर, तो आपको समझ आएगा कि 3-मिथाइल ऑक्टेन होता क्या है। ये आपका 3-मिथाइल ऑक्टेन है, ये आपका 3-मिथाइल ऑक्टेन है। पहली बात, 3-मिथाइल, मिथाइल समझ रहे हो ना कि मीथेन, मीथेन मतलब 1, आइल, मिथाइल 3 हो गया, आइल। 3-मिथाइल मतलब कि 3-मिथाइल, ये 1, 2 एंड 3, 3-मिथाइल हो गया। 3-मिथाइल होने के बाद, 3-मिथाइल होने के बाद ऑक्टेन आता है। ऑक्टेन, ऑक्टेन देखते हैं कहाँ पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस 8, ऑक्टेन। क्या बना आपका, क्या बना आपका? बनता है 3-मिथाइल ऑक्टेन। 3-मिथाइल किससे लिया मैंने? 3-मिथाइल लिया मैंने इस तरीके से कि वहाँ पर CH3 ग्रुप कितने थे? 3 थे, तो वो 3-मिथाइल हो गया। ऑक्टेन कहाँ से लिया कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था वो हमारा जो ये 1, 2, 3, 4 ये आपका ऑक्टेन थे, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन्स नॉमेनक्लेचर, अब आपने पढ़ा था वहाँ पर स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन या चैन कुछ भी देख लो, ठीक है, स्ट्रेट चैन या फिर रिंग्स।
स्ट्रेट चैन अल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं. द नेम्स ऑफ सच कंपाउंड्स, द नेम्स ऑफ सच कंपाउंड्स इज बेस्ड ऑन देयर चैन स्ट्रक्चर. द नेम्स ऑफ सच कंपाउंड्स मतलब कि स्ट्रेट चैन एल्केन्स है कि नेम उन कंपाउंड्स का जो बेस्ड है चैन स्ट्रक्चर पे एंड विद सफिक्स मतलब कि उनका जो सफिक्स होगा वो एन होगा और प्रीफिक्स को कैरी करके रखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि चैन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चैन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड. ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन्स में मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चैन मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिफाइड की जाती है. Second step is the numbering is done in such a way that the branch carbon atoms get the lowest possible value. The names of the alkyl groups attached as a branch are then prefixed to the name of the parent alkane and its position is indicated by numbers. The lower number is given to first in alphabetical order. The carbon atom of the branch that attaches to the root alkane is numbered 1. तो ये जो कुछ आपको रूल्स मान लो इनको, ये आपको दे रखे हैं कि ब्रांच चेन होगी हाइड्रोकार्बन्स की, तो इस तरीके से आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं, याद रखना है कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले ढूंढो मॉलिक्यूल्स के अंदर. और फिर दूसरा रूल है कि नंबरिंग अगर आपने की है तो उस वे में करो कि जो ब्रांच कार्बन एटम्स हैं उनके लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू मिले. ठीक है. अब थर्ड रूल आपका क्या है कि एल्काइल ग्रुप्स के जो नेम है वो अटैच होंगे इनके ब्रांच के साथ, प्रीफिक्स होंगे नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड इट्स पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय नंबर्स. लोअर नंबर जो है वो फर्स्टली होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. कार्बन एटम ब्रांच का अटैच होगा रूट एल्केन के साथ, नंबर करेंगे किस तरीके से 1. तो ये रूल्स हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन एटम्स मतलब लॉन्गेस्ट चैन contains the functional group is numbered in such a way that the functional group attached to the carbon atom gets the lowest possible number in the chain. अभी थोड़ा सा पहले एक पॉइंट बताया था आपको, ऊपर दिख रहा होगा लो मतलब जो आपको दे रखा होगा सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा कि नंबरिंग इज डन इन द सच वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये आपको प्रूव करना तो किस तरीके से करते हो कि लॉन्गेस्ट चैन होगी कार्बन एटम्स की, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन करके रखेगा, इस तरीके से नंबर किया गया होगा, इस तरीके की नंबर किया गया है कि जो फंक्शनल ग्रुप है अटैच होगा कार्बन एटम के साथ जो कि आपकी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर लाएगी चैन के अंदर. अगर ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरीके से आएगा. देखो बात आती है आइसोमेरिज्म की. आइसोमेरिज्म क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होंगे, उनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो आइसोमर्स हो गया. और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोमर्स बोल देंगे. फिनोमेना आइसोमेरिज्म है. वहाँ से टाइप आ गया चैन आइसोमेरिज्म विच इज़ कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स होंगी, वो आपकी चैन आइसोमर्स हैं. मतलब डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स. अब डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स किस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स मतलब इस तरीके से. पेंटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका पेंटेन. यहाँ पर आपका आइसोपेंटेन है मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये आपका आइसोपेंटेन. कार्बन स्केलेटन्स डिफरेंट है. ठीक है. नियोपेंटेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन मतलब डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब कंपाउंड्स है, सेम स्ट्रक्चर है कार्बन चैन का लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, इनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स. और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म. एग्जांपल है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं. इस तरीके से आपको डिफरेंट पोजीशंस किसकी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स की या फिर फंक्शनल ग्रुप्स की. ठीक है. फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उसको फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं. और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म. आपको दे रखा है CH3 CH2OH CH3O एंड CH3. मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप की साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से मेटामेरिज्म होता है. फॉर एग्जांपल C4H10O रिप्रेजेंट्स C2H5O C2H5 एंड CH3O C3H7 मतलब
डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से आपका जो है मेटामेरिज्म होता है। फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से आपको समझ आना चाहिए कि फिजन ऑफ कोवेलेंट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन, तो उसमें आपको हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लेवेज समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फिजन समझ आएगा। तो हेट्रोलिटिक क्लेवेज क्या होती है? हेट्रोलिटिक क्लेवेज होती है हेट्रोलिटिक क्लेवेज होती है कि इस क्लेवेज में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है इस वे में कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो रह जाते हैं वन ऑफ द फ्रेगमेंट के साथ, मतलब फ्रेगमेंट के साथ वो रह जाते हैं, तो ये हेट्रोलिटिक है। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक का आपको देख रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है H3CBr गिव्स CH3 + Br, साइंस भी लग रहे हैं ऊपर आपके, साइन लग रहे हैं कि भाई किस तरीके का। होमोलिटिक मतलब इस क्लेवेज में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके बॉन्ड टर्म के साथ भाग जाते हैं, मतलब कि R+X +X10, ठीक है। एल्काइल फ्री रेडिकल के बारे में अभी पढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ते हैं पहले। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब रिएजेंट जो कि ब्रिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को लाते हैं, ब्रिंग करते हैं, लाते हैं, बॉट, तो उन्हें न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग, मतलब न्यूक्लियस के लवर हैं, ठीक है, न्यूक्लियस लवर, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना BTS लवर, भाई न्यूक्लियस लवर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स OHCN। इलेक्ट्रोफाइल्स की बात आती है, इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स की बात आती है तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर ले जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से प्यार है, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस से प्यार है, इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दूर ले जाते हैं। एग्जाम्पल है C+O R3C+X। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का चैन के साथ, कार्बन एटम्स की चैन के साथ, किसकी प्रेजेंस की वजह से, एटम या फिर ग्रुप जो कि चैन के एंड में होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट कार्बन एटम की चैन्स में, और किसकी प्रेजेंस की वजह से, एटम, या तो एक एटम की वजह से प्रेजेंस की वजह से, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रेजेंस की वजह से। कहाँ पे प्रेजेंस है, चैन के एंड में। समझ आ रहा है ना। CH3 CH2 फिर CH2 फिर Cl, तो कार्बन एटम्स लास्ट में है, तो इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, इजी है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, द polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair of electron present on an adjacent atom। रेजोनेंस इफेक्ट भैया पढ़ लेते हैं कि पोलैरिटी जो कि प्रोड्यूस्ड होती है मॉलिक्यूल के अंदर, क्यों होती है, क्योंकि दो पाई बॉन्ड्स इंटरेक्ट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, गले मिल लेते हैं, या तो इंटरेक्ट कर जाते हैं या पाई बॉन्ड के बीच में, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एडजेसेंट एटम के ऊपर। अब यहाँ पर ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। बोलते ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके भी रेजोनेंस इफेक्ट के भी दो इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इस इफेक्ट में जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है ना वो दूर होता है। कहाँ से दूर होता है, अब ये भी जानना पड़ेगा भाई, दूर तो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जो हमारे होते हैं ऑफिसर्स वगैरह या फिर IAS IPS, उनकी ड्यूटी अपने घर से दूर लग जाती है, उनका ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो एक चीज़ हो रही है रेजोनेंस इफेक्ट में, या फिर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। इस इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कहाँ से, किससे दूर होता है, एटम या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से, ठीक है, जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड होते हैं, अब कॉन्जुगेटेड क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, अल्टरनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट फिर से समझाते हैं। इस इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से दूर, जो कि अटैच्ड होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। एटम्स और ग्रुप्स विच शोज प्लस आर इफेक्ट आर हेलोजेंस, मतलब जो एटम्स प्लस रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं वो हेलोजेंस बोले जाते हैं, जैसे कि OH OR या NH2। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इस इफेक्ट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के पास। समझ आ रहा है ना, क्या समझा रहे हैं हम, अपनी रियल लाइफ से आप जोड़ सकते हो। पॉजिटिव मतलब उल्टा है, पॉजिटिव है तो दूर लेके जा रहा है, नेगेटिव है तो पास लेके आ रहा है। पॉजिटिव है मतलब कि इंस्टाग्राम से दूर लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, बचा रहा है हमको,
नेगेटिव मतलब भैया इंस्टाग्राम के पास लेके जा रहा है, इंस्टाग्राम चलाओ, पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया। पॉजिटिव मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है एटम और सब्सिट्यूएंट ग्रुप से दूर, ठीक है, हेलोजेंस बोलते हैं। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर भी हो रहा है लेकिन एटम और सब्सिट्यूएंट ग्रुप के पास, जो कि अटैच्ड है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। अब जो यहाँ पर जो एटम्स शो करते हैं, या एटम और ग्रुप विच शोज माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, वो ये है C हो गया जिस तरीके से। मैथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब कुछ पॉइंट्स आते हैं, उन्हें पढ़ ले तो थ्योरी है फटाफट हो जाएगी। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन कौन सा मैथड होता है? पहली बात तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन के लिए कुछ मैथड्स पढ़ते हैं। सब्लिमेशन मतलब ये मैथड यूज होता है टू सेपरेट द सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड्स, मतलब नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड से सब्लिमेबल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए मैथड यूज किया जाता है। तो वो ये हो गया। क्रिस्टलाइजेशन सुन लो। This method is based on the difference in the solubilities of compounds and impurities in suitable solvent. The impure compound is dissolved in the solvent at heated at higher temperature. On cooling the hot and concentrated solution, impure compounds crystallizes out. क्रिस्टलाइजेशन तो ये होगी, मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल ले लो, CuSO4 + 5H2O, तो कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दी, तो वो क्रिस्टलाइजेशन आपने पढ़ी भी होगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये सब वही है। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है? ये मेथड होता है कि मतलब वॉलेटाइल लिक्विड्स को नॉन वॉलेटाइल लिक्विड से दूर करने के लिए, अलग करने, सेपरेट करने के लिए, और जो लिक्विड्स उनके पास सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? अगर बॉइलिंग पॉइंट्स है दो लिक्विड्स की, इतनी ज़्यादा नहीं है, दे आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स दो लिक्विड्स के इतनी ज़्यादा, नॉट मच, तो वो सेपरेट हो जाएंगे इस मेथड से। डिस्टिलेशन जो कि रिड्यूस प्रेशर के अंदर होगा, ये मेथड वो है जहाँ पर हम लिक्विड्स को, प्योरीफाई लिक्विड्स के पास हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, डिकम्पोज कर देते हैं या तो उसके ऊपर या फिर उनकी बॉइलिंग पॉइंट से बिलो। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? ये मेथड यूज होता है सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, जो कि स्टीम वॉलेटाइल होते हैं या फिर इममिसेबल होते हैं वाटर के साथ। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा एक्वस मीडियम में, ठीक है, तो उसको हम सेपरेट करेंगे शेकिंग, मतलब शेक करने से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक करके हम उसे सेपरेट करेंगे। विच इट इज़ मोर सॉल्युबल देन इन वाटर, मतलब वो वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा उस समय। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो मिक्स होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ सेपरेटिंग फनल में। तो अब जब हमने उसे शेक किया कुछ टाइम के लिए, तो अलाउ हुआ है कि वो खड़ा, मतलब उस समय वो टिक सकता है, कुछ समय के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए वो टिक सकता है। जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर दो सेपरेट लेयर्स फॉर्म करेंगी लोअर लेयर पे, ठीक है, जब हम टैप ऑफ, मतलब फनल की टैप को हम ओपन करेंगे तो ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट हो जाएगी। तो जो ये प्रोसेस है उसको हम रिपीट करेंगे सेवरल टाइम्स, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा अपने आप। इस प्रोसेस को तुम बार बार रिपीट करो, कुछ टाइम तक रिपीट करो, 7-8 बार रिपीट करो या 2-4 बार रिपीट करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप सेपरेट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं उनके कंपोनेंट से, हम कंपाउंड्स को प्योरीफाई करते हैं और हम कंपाउंड्स की प्योरिटी को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी तो इतना सारा काम करता है कि ऐसा लगता है कि सारा जो बोझ है इसी के कंधों पे है। तो इट इज़ क्लासिफाइड एज, क्रोमेटोग्राफी जो है क्लासिफाइड है दो तरीके से, एक तो है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक है पार्शियन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है एक ऐसे फैक्ट पे जो कि कंपाउंड्स को डिफरेंट करता है, डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट द डिफरेंट कंपाउंड्स आर एड्जॉर्ब्ड ऑन एन एड्जॉर्बेंट टू द डिफरेंट डिग्रीज। मतलब कि इसका मतलब है कि डिफरेंट कंपाउंड्स एड्जॉर्ब्ड हो रहे हैं टू डिफरेंट डिग्रीज। सिलिका जेल, एल्यूमिना एड्जॉर्बेंट्स हैं, ठीक है। पार्शियन क्रोमेटोग्राफी क्या है? बेस्ड है कंटिन्यूस डिफरेंशियल पोर्शनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, किसके बीच में? स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में। बात आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन जरूर बनना है। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन, कार्बन और हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जिसको किस चीज़ से डिटेक्ट किया? उस मतलब हीट करने से, गर्म करने से, हीट करने से, कंपाउंड को हीट करने से। किसके साथ? कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ
एक हार्ड ग्लास ट्यूब में जब कार्बन प्रेजेंट होगा कंपाउंड और वो ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, विच कैन बी टेस्टेड विद लाइम वाटर, जिसको हम लाइम वाटर के साथ टेस्ट करेंगे, और हाइड्रोजनस कन्वर्ट टू द वाटर विच कैन बी टेस्टेड विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर में बदल जाएगा। ठीक है, सपोज अब जो मैंने यहाँ पे थ्योरी में बोला ना, वो यहाँ पर आपको मैथमेटिकली समझा रहे हैं। यहाँ पे C+CuO मतलब कार्बन प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव्स 2 कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2H प्लस CuO गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पर देख लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही हो रखी है कि 5H2O प्लस CuSO4 के CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है। अब कुछ अदर एलिमेंट्स मतलब कुछ और एलिमेंट्स की डिटेक्शन भी देख लेते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। एक स्मॉल पीस है ड्राई मतलब सूखा, एक स्मॉल पीस है सूखे हुए सोडियम का, सोडियम मेटल है उसका सूखा हुआ मतलब सूखा सोडियम मेटल है, उसका स्मॉल पीस छोटा सा टुकड़ा है, उसको हमने हीट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फ्यूजन ट्यूब के अंदर 2 या 3 मिनट के लिए। ठीक है, जो रेड हॉट ट्यूब है प्लंग्ड इनटू द डिस्टिल वाटर, उस रेड हॉट ट्यूब को जब वो गर्म हो जाएगी तो लाल हो जाती है, उसको डाल के उसे डिस्टिल्ड वाटर में डाल दो। चाइना डिश के अंदर डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाल दें तो जो चाइना डिश के अंदर जो वो बॉइल्ड मतलब बॉइल्ड भी होगी, कूल्ड या फिल्टर्ड, फिल्ट्रेट जो है पहले बॉइल्ड होगी फिर कूल्ड होगी फिर फिल्टर्ड, तो जो फिल्ट्रेट है उसको हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट पहले पढ़ा था। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बॉइल्ड कर दो, उबाल दो, पानी बोलते ना पानी उबाल दो, उस तरीके से सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को उबाल दो, किसके साथ, आयरन 2 सल्फेट के साथ, और फिर उसको एसिडिफाइड कर दो, किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जो फॉर्मेशन होगी प्रूशियन ब्लू कलर की, वो कंफर्म कर दो कि भाई नाइट्रोजन की प्रेजेंस तो है ही है। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन मतलब कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसको बॉइल्ड कर दो। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या था, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या था वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सूखा हुआ सोडियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको हीट करा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फ्यूजन ट्यूब में 2 या 3 मिनट के लिए, उसके बाद वहाँ पर वो लाल हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो लाल भी हो जाएगी, लावा का कलर एक तरीके से। जब उसे हम डिस्टिल्ड वाटर में डाल देंगे जो कि चाइना डिश के अंदर होगा, वो पानी जैसे ग्लास के अंदर पानी भरते हैं, जैसे चाइना डिश के अंदर अगर हम पानी भरते हैं, एक केमिकल वो है ये बॉडी केमिकल मटेरियल केमिस्ट्री के लैब में मिलता है आपको चाइना डिश, उसके अंदर आप डाल दो तो फ्लास्क है एक तरीके से, तो उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, उसके अंदर ये रेड हॉट ट्यूब डाल दो, तो पहले वो बॉइल्ड होगी फिर वो कूल्ड होगी फिर वो फिल्टर्ड होगी, जो वो फिल्ट्रेट निकल के आएगा उसे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, अब हम जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट निकल के आया जो फिल्ट्रेट है उसको बॉईल करेंगे आयरन 2 सल्फेट के साथ, फिर एसिडिफाइड करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फॉर्मेशन निकल के आएगी प्रूशियन ब्लू कलर, जो कि कंफर्म करेगा कि भाई नाइट्रोजन है। मतलब जो कंफर्म करता है प्रूशियन ब्लू कलर जब आता है तो वो कंफर्म कर देता है कि भाई नाइट्रोजन यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको मैथमेटिकली समझा रखा है साफ साफ कि 6Cn साफ साफ समझा रखा है यहाँ पर आप लोगों को कि यहाँ पर जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आयरन 2 सल्फेट गिव्स प्रूशियन ब्लू कलर। ठीक है, टेस्ट फॉर सल्फर नाइट्रोजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब सल्फर का आ गया। सल्फर में क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हमने नाइट्रोजन वाले में बॉईल किया, इसमें हम फिल्ट्रेट को जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसको हम एसिडिफाइड करेंगे एसिटिक एसिड के साथ। एक बात रिमाइंड करा देती हूँ कि एसिटिक एसिड वीक एसिड होती है, कभी सोचने लोगों की भाई क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, बट ये वीक एसिड होती है। एंड लीड एसिडेट इज एडेड टू इट। A black precipitate of lead sulfate indicates the presence of sulfur. टेस्ट फॉर सल्फर एक बार फिर से समझते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम एसिडिफाइड करेंगे किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ जो कि वीक एसिड है। फिर उसमें हम लीड एसिटेट को ऐड करेंगे, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट फाइंड होगा लीड सल्फाइड का जो इंडिकेट करता है कि भी सल्फर है, जिंदा है, प्रेजेंट है सल्फर। आज स्कूल में अटेंडेंस लग गई, ठीक है, प्रेजेंट है। समझते हैं मैथमेटिकली कि यहाँ पर जो है आपका सल्फर प्लस लीड गिव्स लीड सल्फाइड जो कि ब्लैक इन कलर है। ठीक है, बात आती है टेस्ट फॉर हेलोजेंस की। अब यहाँ पर क्या है, हमने वहाँ पर बॉईल किया, वहाँ पर एसिडिफाइड किया। टेस्ट फॉर हेलोजेंस में क्या कर देंगे, हेलोजेंस में मतलब कि आपका आयोडाइड ब्रोमाइड फ्लोरीन या क्लोरीन आपके हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, अब जो कि हमने पहले शुरू में फर्स्ट पेज पर एक टेबल में पढ़ा था, वो टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर पढ़ लोगे
आ जाएगा सब कुछ समझ। टेस्ट फॉर हेलोजेंस, वहीं से चैप्टर स्टार्ट है। टेस्ट फॉर हेलोजेंस, अब हम हेलोजेंस का टेस्ट करते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जो फिल्ट्रेट निकल के आया था उसको एसिडिफाइड कर दो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर ट्रीट कर दो किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। बड़े स्पीड में ध्यान से समझना, हेलोजेंस की टेस्ट में क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसको एसिडिफाइड कर दिया नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर उसको ट्रीट किया, एसिडिफाइड भी कर दिया, फिर उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलवा दिया, उसकी क्या कहते हैं उसे, उसकी मुलाकात करवा दी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। एक वहाँ पर ब्लैक प्रेसिपिटेट आया था ऊपर लीड सल्फाइड में, यहाँ पर एक वेट प्रेसिपिटेट आएगा, सॉल्युबल होगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जो शो करता है कि भाई क्लोरीन तो प्रेजेंट है। येलोइश प्रेसिपिटेट आ गया, मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया यहाँ पर, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, मतलब ब्रोमीन की प्रेजेंस आ गई। येलोइश प्रेसिपिटेट आ गया, इनसॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, आयोडीन की प्रेजेंस आ गई। भैया सारे हेलोजेंस होते हैं, सबकी प्रेजेंस आ गई तो मतलब कि ठीक है, हेलोजेंस तो हैं, हेलोजेंस का टेस्ट हो गया, मतलब कि प्रेजेंस सारे हेलोजेंस के, मतलब टेस्ट सक्सेसफुल रहा हमारा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कार्बन और हाइड्रोजन की, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी mg। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास को हमने mg मान लिया, लेट कर लिया कि अब मास ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस m1 एंड m2 g रेस्पेक्टिवली। अब हमने सोचा है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है हमने उसको लेट कर लिया कि m1 m2 ग्राम रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि है 12 इंटू m2 इंटू 100/44 इंटू m। हमने अभी ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कि वाटर मतलब m1, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब m2। कार्बन की परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, 12 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100, मतलब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू में 100 अपॉन में 44 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन की परसेंटेज किस तरीके से निकालोगे, 2 इंटू मास ऑफ वाटर इंटू 100/18 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको याद तो करना ही है, या तो याद कर लो या रट लो, पर याद करके ही जाना है एग्जाम में। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। भैया नाइट्रोजन तो पता नहीं कैसे पीछे पड़ गई, पर पढ़ लेते हैं, आगे तो पढ़ना पड़ेगा। ड्यूमस मैथड, अब कुछ मैथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूमस मैथड क्या होता है, known mass of organic compound is heated with the excess of CuO in an atmosphere of CO2. When nitrogen of the organic compound is converted into N2 gas, the volume of N2 thus obtained is converted into STP and the percentage of nitrogen determined by applying the equation. Dumas method बोलता है कि एक known mass of मतलब organic compound का एक जाना पहचाना मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का हीट कर दिया कॉपर ऑक्साइड के साथ एटमॉस्फेयर में CO2 के। जब नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कन्वर्ट हो गई N2 गैस में, तो जो वॉल्यूम होगी N2 की वो उस जो ऑब्टेन्ड हुई थी उसको कन्वर्ट कर दिया STP में। फिर जो परसेंटेज होगी नाइट्रोजन की, अप्लाइंग द इक्वेशन, आपको एक ये इक्वेशन होती है, ड्यूमस मेथड ने एक इक्वेशन दी थी कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP P1V1 इंटू 273 टेम्परेचर होता है 760 इंटू T1, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किस तरीके से निकालेंगे, 28 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP इंटू 100/22400 इंटू मास ऑफ सब्सटेंस टेकन। येल्डार्स मैथड भाई सबसे इंटरेस्टिंग मैथड है। एक जाना पहचाना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया, उसको हीट कर दिया कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, K2SO4 की प्रेजेंस में, और कुछ कुछ थोड़ा बहुत CuSO4 की या फिर Hg की आ गई लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क में, जिसको हम बोलते हैं जेल्डार्स फ्लास्क। यहाँ पर के साइलेंट है, कभी के जेल्डार्स पढ़ लो, के साइलेंट है, ठीक है। बड़ा एक फ्लो में जा रहा है, इसका जो मेथड एक फ्लो में जा रहा है। जाना पहचाना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हीट कर दिया कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसकी प्रेजेंस में भैया, K2SO4 की प्रेजेंस में, थोड़ा बहुत CuSO4 का योगदान है और थोड़ा बहुत Hg का योगदान है। किसके अंदर है ये सारी चीज़ें, एक लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क के अंदर, जिसको हम बोलते हैं येल्डार्स फ्लास्क। जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो क्वांटिटेटिवली कन्वर्ट होगी NH4 के अंदर, ठीक है। जब वो बॉइल्ड की जाएगी किसके साथ, NaOH सॉल्यूशन के एक्सेस के साथ, किसको लिबरेट करने के लिए, NH3 अमोनिया गैस को लिबरेट करने के लिए, जो कि एब्जॉर्ब्ड होगी एक नॉन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड के अंदर, जैसे कि H2SO4 या फिर HCl।
अब एसिड की वॉल्यूम जो है अनयूज्ड है, किस लिए? टाइट्रेशन को फाउंड करने के लिए एक अगेंस्ट स्टैंडर्ड एल्कली सोल्यूशन। अब फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज, मतलब जो हमने एसिड की जो वॉल्यूम है जितनी हमने यूज कर ली, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन। वहाँ पर वो इक्वेशन ज़ेल्डार्स मेथड में उन्होंने ये इक्वेशन दी है कि 1.4 इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड या फिर नॉर्मेलिटी इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज अपॉन में मास ऑफ सब्सटेंस टेकन, या फिर नीचे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप ले सकते हैं। ऊपर पढ़ लिए नाइट्रोजन के दो मेथड, ज़ेल्डार्स और डूमस मेथड। हम यहाँ पढ़ते हैं हेलोजन्स का कैरियस मेथड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे ज़ेल्डार्स ऐसे कैरियस, दोनों भाई भाई, सिस्टम तक। बात आती है जाना बचाना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास से हीट कर दिया, किसके साथ? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, जो कि कंटेंट है एक हार्ड ग्लास ट्यूब के अंदर, मतलब एक काफ़ी मजबूत ग्लास ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट कंटेन किया गया है और फ्यूमिंग की गई है नाइट्रिक एसिड की। किसकी प्रेजेंस में? सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, जो कि मजबूत एक स्ट्रॉन्ग ग्लास टेस्ट ट्यूब में है, उसे हम बोलते हैं कैरियस। ठीक है, कैरियस ट्यूब। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, जो कि ऑक्सीडाइज है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हेलोजन जो प्रेजेंट है वो फॉर्म बनाते हैं सिल्वर हैलाइड को, बनाने की कोशिश करते हैं, बना पाते हैं, बना चुके हैं या बना रहे हैं। इट इज़ फिल्टर्ड, पहले फिल्टर किया, फिर सुखाया, फिर इसको वेट कर लिया। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन mg। अब AgX का m1 ग्राम, 1 मोल ऑफ AgX कंटेन्स 1 मोल ऑफ X। अब हेलोजन का m1 ग्राम में AgX के m1 ग्राम में कितना मास होगा? एट मास ऑफ X XMI ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास तो होना ही चाहिए, परसेंटेज ऑफ हेलोजन। इस तरीके से निकालते हैं कि एट मास मतलब मास होना चाहिए, एक्स मतलब एलिमेंट है कंपाउंड का, फिर उसके बाद इंटू 100 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो आपका कंपाउंड है। सल्फर का भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। सल्फर पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसका फॉर्मूला देख लो, 32 इंटू m1 इंटू 100/233 इंटू ये जो 233 आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से आया भाई, तो सल्फर मतलब BaSO4 लिया है ना, तो इसका मोलर मास जो है वहाँ से आपका 233 आया है। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो फॉस्फोरस भी इसी तरीके से निकलेगा, और ये 1877 क्या कहते हैं आपका अमोनियम फॉस्फोर माइल्डेट का वो है, क्या कहते हैं, मोलर मास। ऑक्सीजन का भी इस तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस को आपको करने के बाद आपको लगेगा अगर ये आपसे हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आपने जो चैप्टर समझा है आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। आपका ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको पूरा समझ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा, कितना समझ आया। अगर आपको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, आप वीडियो को थोड़ा बैक करें, वहाँ से आप नोट्स में से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पीछे समझाया गया है, सब कुछ समझाया गया है। लेसन के टेस्ट इज़ नॉट शोन बाय डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह सब पीछे समझाया गया है। या आपके कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस आपको नीचे दिए गए। इंडक्टिव इफेक्ट आपको सब पढ़ाया है। ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चंस वगैरह। एंड साथ ही साथ आपको 5 मार्क क्वेश्चंस भी दिए हैं, और हॉट क्वेश्चंस आपको साथ साथ यहाँ पर दिए हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर सीइंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में चैप्टर कितना % समझ आया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें